कौन होगा? जो डोनर होगा, जिसके पास है, बिकॉज इट हैज़ द फर्टिलिटी फैक्टर, प्लाज्मेट है उसके पास, फर्टिलिटी फैक्टर या फिर और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनसे वो वाले भी प्लाज्मेट्स होते हैं। तो फर्टिलिटी फैक्टर वाला, मान लीजिए फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मेट है और उसको देना है, तो वो क्या हो गया? F+ हो गया। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास है वो, तो F+ हो गया। फिर जो अदर होता है वो रेसिपिएंट होता है और उसको हम F- से शो करते हैं। फिर आता है पाइलस फॉर्मेशन। पाइलस फॉर्मेशन एक तरीके से समझ लीजिए कि वो ब्रिज का काम करेगा दोनों बैक्टीरियाज के बीच में। तो डोनर सेल क्या करेगा? एक पाइलस बनाएगा और वो क्या करेगा? रेसिपिएंट सेल्स के साथ अटैच होगा और उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा, ट्रांसफ़र होगा। फिर 1 स्ट्रैंड ऑफ द प्लाज्मेट DNA इज कट। अब होता क्या है, जो प्लाज्मेट होता है वो होता है गोल, गोल होता है, सर्कुलर होता है, तो उसको एक तरीके से एक साइड से कट कर दिया जाता है। कट करके वो क्या हो जाता है? कुछ टाइम के लिए लीनियर फॉर्म ले लेता है। अब वो क्या करता है कि जो ये कंजुगेशन ब्रिज बना है उसके थ्रू जो है रेसिपिएंट सेल के अंदर चला जाता है। इस तरीके से होता है ट्रांसफ़र। अब सिंथेसिस में क्या होता है कि बोथ सेल सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू कंप्लीट द प्लाज्मेट। अब क्या होता है कि प्लाज्मेट कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड हुआ। डबल स्ट्रैंडेड होता है तो क्या है कि एक जगह से उस पर लगता है कट, कट लगता है तो प्लाज्मिड जो है वो 2 हिस्सों में अलग अलग हो जाता है। एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाता है। तो एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। अब क्या होगा कि जो दोनों बैक्टीरिया हैं, डोनर भी और रेसिपिएंट भी, दोनों में प्लाज्मिड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जो उनके पास एक एक स्ट्रैंड बचे क्या है, उन स्ट्रैंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड बन जाएगा और फिर से प्लाज्मिड अपना रूप ले लेगा। रिजल्ट क्या होगा कि रेसिपिएंट सेल के पास भी अब वो वाला फैक्टर है जो कि डोनर सेल के पास था। अब जो भी जो भी प्रोटीन्स या जो भी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट डोनर बैक्टीरिया के पास था, अब वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के पास भी होगा। नेक्स्ट question is briefly define transformation and transduction as methods of genetic recombination। genetic recombination में ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की प्रोसेस क्या होती है वो हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, कुछ बदलना। The process by which bacterium takes up the naked DNA from its surrounding environment, usually released by a dead bacterium. This was first demonstrated by Frederick Griffith। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, वो मर गया और उसका जेनेटिक मटेरियल यूं ही पड़ा हुआ है। अब एक जिंदा बैक्टीरिया आया, उसने उसका जो DNA था वो ले लिया तो क्या हो गया कि उसके अंदर अब वो जेनेटिक मटेरियल आ गया है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल DNA फ्रॉम वन सेल टू अनदर वाया वायरस। When a virus infects a new bacterium, it carries piece of DNA from the previous host। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जैसे वायरस है, अब वायरस का जो वायरस मेनली कौन से बैक्टीरियोफाज जो हैं वो क्या करेंगे, दूसरे जो बैक्टीरियल सेल, मान लीजिए उसने एक होस्ट सेल है बैक्टीरिया को, उसको इन्फेक्ट किया, उसने उसके जेनेटिक मटेरियल को हाईजैक कर दिया, अपनी कॉपीज़ बना दी। अब गलती से क्या हो गया कि बैक्टीरिया के DNA का कुछ पोर्शन जो है वायरल पार्टिकल्स के अंदर चला गया। अब ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं जब वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो पहला उसका होस्ट सेल बैक्टीरिया था जिसका DNA गलती से आ गया, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस में आ जाएगा, नए बैक्टीरियल सेल में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रीवियस होस्ट से नए होस्ट पर DNA के पीसेस कैरी हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। यानी कि बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र है वो बैक्टीरियाज में किसकी हेल्प से हो रहा है, वायरसेस की हेल्प से हो रहा है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कस द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल रोल्स ऑफ बैक्टीरिया। किस तरीके से बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है और कैसे वो यूज़फुल है, वो रोल्स हम जो है पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल रोल्स, क्या उसके अच्छे काम होते हैं बैक्टीरिया के एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में कैसे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज लाइक राइजोबियम इम्प्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं राइजोबियम, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन माने कि ये प्लांट को नाइट्रोजन देने का काम करते हैं। अब होता क्या है कि आप कहेंगे कि जो प्लांट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले ले इन्वायरमेंट में, या फिर जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें आई थिंक 78% नाइट्रोजन है, मैक्सिमम अमाउंट जो है नाइट्रोजन ही है एटमॉस्फेयर में, तो डायरेक्ट प्लांट उसको क्यों ना ले ले। लेकिन होता क्या है कि जो नाइट्रोजन होती है वो वाटर में इनसॉल्यूबल है, और साथ ही साथ जो प्लांट सेल्स है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ऐसे नहीं लेते कि नाइट्रोजन का एटम सीधा ले लिया, ऐसा नहीं होता। वो उसको उसके कंपाउंड्स के नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में ही प्लांट जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में तोड़ने का जो भी काम है वो कौन करेगा? राइजोबियम करेगा। या फिर जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के, एटमॉस्फेरिक भी होते हैं और बायोलॉजिकल भी होते हैं। तो ये वाला जो केस है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। तो राइजोबियम क्या करेगा कि नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा, किसको? प्लांट को। और इस तरीके से क्या होगा कि सॉयल में नाइट्रोजन फिक्सेशन मान लो इन्होंने कर दिया राइजोबियम ने, तो सॉइल में क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी, नाइट्रोजन अच्छे अमाउंट में बढ़ जाएगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं इनको दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, एक माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रो और भी होते हैं पर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी अमाउंट बढ़ गई सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बैक्टीरिया कहाँ पर हेल्प करते हैं? इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं, जैसे कर्ड बनाने में, जैसे विनेगर बनाने में, विटामिन बनाने में, अल्कोहल बेवरेजेस, इन सबको बनाने में। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। तो इस तरीके से कर्ड बनाने में यूज़ होता है, विनीगर बनाने में यूज़ होता है, जो भी ये एसिटिक एसिड होता है, एसिडोबैक्टर, उसमें हेल्प करता है, विटामिन्स बनाने में हेल्प करता है, बेवरेजेस बनाने में हेल्प करता है। बेवरेजेस जैसे कि अल्कोहल, बियर वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने में भी जो है बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम बैक्टीरिया से ही बनाते हैं, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया ही यूज़ होता है कभी कभी। तो उसका एग्जांपल है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया से बनता है। इन्वायरमेंट में किस तरीके से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं? बैक्टीरिया एक्ट्स एज द डिकम्पोजर्स, रिसाइकलिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट्स को डिकम्पोज करने में बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल है। डिकम्पोजर्स जो भी ट्रॉपिक लेवल्स चलते हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर लास्ट में जो है वो आते हैं डिकम्पोजर्स। और ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये ही इस पूरी जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखने का काम मेनली कौन कर रहे हैं? डिकम्पोजर्स ही कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया इस मामले में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के हार्मफुल रोल्स। तो हार्मफुल रोल्स क्या है? डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे टाइफाइड हो गया,
टाइफाइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी। जैसे कॉलरा हो गया, विब्रियो कॉलरी, ये क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करने का काम करते हैं। तो इस मामले में ये ख़राब हो जाते हैं। जैसे प्लांट्स में जैसे सिट्रस कैंकर है, वो ऐसे ब्राउन ब्राउन वो क्या कहते हैं, उन्हें लेजेंस बनने शुरू हो जाते हैं प्लांट्स में। तो ये कुछ एग्जांपल है। ट्यूबरक्लोसिस भी ह्यूमंस में बैक्टीरिया की वजह से होता है। फूड स्पॉइलेज यानी कि फूड को ख़राब करने का काम भी ये करते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम हो गया। फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। बॉटुलिज्म एक वो होता है, जैसे कैंड फूड्स हो गए, उसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया होता है, और जैसे किसी ने बिना गर्म किए खा लिया वो कैंड फूड, जो कैन में पैक होते हैं जो फूड्स, उनको मान लो खा लिया, तो क्या होता है कि इनके बॉडी में वो बैक्टीरिया चला जाता है, फिर ये क्या करता है, वहाँ तबाही मचाता है और फूड पॉइजनिंग कर लेता है। कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके से फूड स्पॉइलेज का भी ये बैक्टीरिया काम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक एल्गल सेल। एक टिपिकल यूकैरियोटिक एल्गल सेल का क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है वो हम पढ़ेंगे। एल्गी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खुद अपना खाना खुद बनाते हैं। इनके सेल में क्या होती है? पहले सेल वॉल होती है। प्राइमरीली जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। इसमें पैक्टिन्स भी हो सकते हैं, इनमें सिलिका भी हो सकता है, और यहाँ तक कि कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है इनके शरीर में? एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। द मोस्ट important organelle containing pigments like chlorophyll A, they vary in shape, cup shape, discoid और ribbon like। क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो अलग अलग हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है, डिस्कॉइड भी हो सकता है, और रिबन लाइक भी हो सकता है, जैसे स्पाइरोगाइरा में होता है रिबन लाइक। तो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर आर पायरेनॉइड्स विच स्टोर्स द स्टार्च। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर इसमें फ्लैजिला होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी में हो, पर जैसे क्लेमाइडोमोनाज हो गया एल्गी, उसमें ये प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। तो ये किस में हेल्प करता है? उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये जो फ्लैजिला होते हैं वो विप्लैश यानी कि स्मूथ टाइप के भी हो सकते हैं, और टेंसिल जो होते हैं हेयरी टाइप के फ्लैजिला भी मिल सकते हैं। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी बड़े शेप के प्रेजेंट होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि जो भी ऑस्मोलैरिटी होती है एल्गे सेल में, उसको मेंटेन करने का काम वैक्यूल्स करते हैं। साथ ही साथ वैक्यूल्स स्टोरेज का भी काम करते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट्स इसमें हमको मिल जाते हैं एक एल्गी सेल के अंदर, जो कि ज़्यादातर स्टार्ची होता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे कि रेड एल्गी हो गई और ये जो ब्राउन एल्गी हो गई, उसमें जो है लैमिनेरिल और मैनिटॉल भी मिलते हैं। एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो एल्गी किस में हेल्प करता है? इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करता है, फूड में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। तो पॉजिटिव रोल्स क्या हैं एल्गी के? कि वो एज फूड हेल्प करता है। कुछ स्पीशीज़ है जैसे कि पोरफायरा और सार्गैसम एंड वल्वा, ये क्या करते हैं? सी वीड्स होते हैं, क्या करते हैं? ह्यूमंस इनको खाते हैं। क्लोरेला जो होती है वो बहुत ही प्रोटीन्स और विटामिन्स में रिच होती है, और यहाँ तक कि इसको स्पेस फूड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पेस में क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा खाना नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करते हैं? ऐसे फूड आइटम्स चुनते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच भी हों, और उनके साथ हमको इतना ज़्यादा पकाना वगैरह काम ना करना पड़े। तो जो क्लोरेला है इस एक बहुत अच्छे अल्टरनेटिव की तरह काम करता है। तो क्लोरेला में क्या होता है? प्रोटीन्स बहुत होते हैं, विटामिन्स बहुत ज़्यादा
होते हैं इसमें। तो स्पेस में क्या करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इसका ही कंजप्शन करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है नॉस्टॉक और एनावेना। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि अगर अगर ये किससे ऑब्टेन करते हैं हम, जेलिडियम और ग्लिसरेलिया से। ग्लिसरेलिया और जेलिडियम क्या होते हैं, रेड एल्गी होते हैं। इनसे क्या होते हैं कि अगर अगर निकलता है, और ये अगर अगर जो है ये लैब्स में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरियाज वगैरह या जो भी फंजाई वगैरह होते हैं उनको ग्रो करवाने के लिए भी हम अगर अगर एक बहुत अच्छा मीडियम का की तरह काम करता है। इसमें आते हैं एल्जीनेट्स यूज्ड इन आइसक्रीम्स एंड कॉस्मेटिक। ये जो अगर अगर होती है वो आइसक्रीम्स और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। और जो ब्राउन एल्गी होती है उससे हम क्या करते हैं, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है जैसे कैल्प्स वगैरह, उससे हम आयोडीन, वो आयोडीन रिच होती हैं तो आयोडीन भी हम उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव रोल्स क्या होते हैं, जब पानी में मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत है तो एल्गी के लिए खाना बहुत ज़्यादा हो गया, तो एल्गी तो टूट पड़ेगा उस पर, तो वो क्या करता है, खाता है मल्टीप्लाई करता है और क्या करता है, पूरे के पूरे जो भी वाटर बॉडी है उसको कवर कर देता है। तो जो नीचे के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो क्या होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, और इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स, जो कि क्या करता है, अदर ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की सेलिएंट फीचर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं और ए क्लोरोफिलस होते हैं। यूकैरियोटिक माने इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ए मीन्स नो, क्लोरोफिलस मीन्स क्लोरोफिल की इनमें एब्सेंस होती है, इसीलिए क्या नहीं होते, ग्रीन कलर के नहीं होते ये। और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो माने फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक माने अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और जनरली किस पे डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में। तो ये क्या होते हैं, या तो ये सेप्रोफाइट्स होंगे, सेप्रोफाइट्स माने डेड एंड डिकेइंग मैटर पर खाएंगे, और या तो ये पैरासाइट्स होंगे, यानी कि किस होस्ट बॉडी के अंदर घुस के होस्ट से न्यूट्रिएंट डिराइव करेंगे। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी होती है थैलस। इनकी जो बॉडी है वो क्या होती है, माइसीलियम हम उसको बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, हाइफे बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आती है इसमें इनकी सेल वॉल। सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई होती है, काइटिन से मिलके बनी हुई होती है। फिर फूड स्टोरेज की बात अगर हम इसमें करें तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इनके माइसीलियम के टुकड़े होते हैं और नए जो है फंजाई बन जाते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, कोनिडिया की हेल्प से। इसमें कोनिडिया बनते हैं, जैसे बर्ड्स वाला केस होता है ना, वैसे ही कुछ कोनिडियाज भी बनते हैं, पर वो थोड़ा अलग होते हैं। कोनिडियम में स्पोर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ऊ स्पोर्स और जाइगोस्पोर्स के मदद से, फिर ये फ्यूज़ होंगे, फिर नया जो है फंजाई बन जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। फंजाई में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो 3 डिफरेंट उसकी जो है फेजेस होती है। सबसे पहली होती है प्लाज्मोगेमी, द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द 2 मोटाइल or non-motile gametes. This brings 2 nuclei together in one cell. तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी में, प्लाज्मोगेमी का मतलब है जो भी प्रोटोप्लाज्म होगा उस प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, सीधे सीधे। तो होगा क्या कि गैमीट्स होंगे, यहाँ पर 2 गैमीट्स होंगे,
या तो वो मोटाइल होंगे या फिर वो नॉन मोटाइल होंगे, या तो एक मोटाइल होगा या तो एक नॉन मोटाइल होगा। वो दोनों फ्यूज़ करेंगे और क्या होगा, न्यूक्लियाई जो है, दो न्यूक्लियाई वो एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे। फिर आती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी माने न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ होके क्या बना देंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगे, और जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। अब होती है मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा। द डिप्लॉइड न्यूक्लियस अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। अब उससे क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे विच जर्मिनेट इनटू न्यू माइसीलिया, और जो क्या करेंगे, नए माइसीलिया यानी कि नए माइसीलियम का ही प्लूरल फॉर्म है माइसीलिया, तो नए एक तरीके से फंजाई वो बना लेगा। कुछ हायर फंजाई होती है जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। इसमें जो है कैरियोगेमी डिले हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि N+N यानी कि डाइकैरियोटिक फेज में ही रुका रह जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट अ नोट ऑन द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ द फंजाई, यानी कि फंजाई किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं और किस तरीके से हार्मफुल होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो बेनिफिशियल रोल क्या है मेडिसिन में जैसे पेनिसिलियम नोटाटम है, उस फंजाई से क्या बनता है, पेनिसिलिन बनता है। पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस पेनिसिलिन ने बहुत अच्छा काम किया था। इसी वजह से क्या हुआ था कि जो पेनिसिलिन डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर फूड में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे जो मशरूम्स होते हैं उनको हम एगैरिकस बटन मशरूम जिसको हम कहते हैं, उसको हम खाने में यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्रोटीन के सोर्स वो होते हैं, तो एज अ फूड हम उनको यूज़ करते हैं। बेकिंग और ब्रूइंग में हम यूज़ करते हैं जो यीस्ट है जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये क्या हेल्प करते हैं, अल्कोहल बेवरेजेस इन सब को बनाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो भी ब्रेड वगैरह बनता है वो भी ये यीस्ट यानी कि खमीर इस हेल्प करता है। नेक्स्ट ये एज अ डिकम्पोज़र हेल्प करते हैं। ऑफकोर्स जो इन्वायरमेंट में डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये खा लेते हैं, तो ऑफकोर्स से बात है इन्वायरमेंट क्लीन होता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हार्मफुल रोल, तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट डिजीज़ प्लांट्स में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये करते हैं, वाइट रस्ट करते हैं, स्मट, ये सारी की सारी डिजीज़ ये कॉज करते हैं, वीट रस्ट और स्मट और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया और एथलीट्स फुट हो गया, इस तरीके की ये डिजीज़ कॉज करते हैं। फूड स्पॉइलेज जैसे कि आपने देखा होगा कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स को कुछ टाइम में अगर आप मॉइस्चर में रखेंगे तो उनमें ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का वो ऐसे जाल जैसा बिछने लग जाता है। तो और जैसे ब्रेड होते हैं तो ब्रेड में भी क्या होता है, ऐसे ही सेम होता है, रख दो छोड़ दो अगर उसको मॉइस्चर में, तो ब्रेड में भी ऐसे वो होता है। तो फूड क्या करता है, ख़राब करते हैं ये मोल्ड्स, फंजाई यानी कि, तो फूड स्पॉइलेज का भी ये काम करते हैं। जैसे राइजोपस हो गया इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिफाइन द फॉलोइंग होस्ट, पैथोजन, इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स। ये होते क्या है, होस्ट क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि पैरासाइट ने अटैक किया है, जिसके न्यूट्रिशन, जिससे क्या होता है कि पैरासाइट न्यूट्रिशन ले रहा है, वो हो गया होस्ट। पैथोजन क्या हो गया, एक तरीके का ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ कॉज कर रहा है, यानी कि डिजीज़ जनरेटिंग ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन की बात करें तो वो एक प्रोसेस जिसमें कि पैथोजन जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसके अंदर बैठा हुआ है। जो भी पैथोजन मीन्स घुसने का काम पैथोजन का होस्ट के बॉडी में, ये हो गया इन्फेक्शन।
फिर सिम्टम्स यानी कि जैसे मान लीजिए कि पैरासाइट ने या फिर पैथोजन ने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के शरीर में जब पैथोजन गड़बड़ करेगा, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होगा वो कुछ ना कुछ तो साइंस शो करेगा, कुछ ना कुछ तो चिन्ह देगा कि हाँ भाई मैं बीमार हूँ। तो वो उनको ही हम क्या बोलेंगे, सिम्टम्स। सिम्टम्स को हिंदी में कहेंगे हम लक्षण। Next is explain the physiology of parasitism. How do pathogens attack plants? पैरासिटिज्म की फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी माने फंक्शनिंग, और किस तरीके से पैथोजन जो है प्लांट्स को अटैक करते हैं। तो पैथोजन जो होते हैं वो दो तरीके के मेन मेथड्स को यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन द प्लांट डिफेंसेस। अब जैसे पैथोजन ने अटैक कर दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी भी तो चुप थोड़ा ना बैठेगी, वो भी तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म उसमें होगा। तो इस ही डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ने के लिए पैथोजन्स दो तरीके के मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला होता है मैकेनिकल फोर्सेस। Some fungi use specialized structures called epersoria to apply physical pressure and puncture the plant's cuticle और cell wall। तो मैकेनिकल फोर्सेस का यूज़ करते हैं वो, उनमें क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि एपरसोरिया, जो कि क्या करते हैं कि फिजिकल प्रेशर जो है लगाते हैं और क्या करते हैं, प्लांट का जो भी सेल वॉल या क्यूटिकल है उसमें क्या करते हैं, पंक्चर कर देते हैं अपने घुसने के लिए। ठीक, फिर आते हैं केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स जैसे कि एंजाइम्स का यूज़ करेंगे, वो एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे जैसे कि सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। तो इससे क्या होगा कि सेल वॉल डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक, डिजॉल्व होगी तो क्या हो गया, वो इजीली एंटर कर जाएंगे। फिर टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो क्या करते हैं वो ये कुछ इस पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिलीज़ करेंगे जिससे क्या होगा, प्लांट सेल्स मर जाएंगे। फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स, कुछ पैथोजेंस क्या करते हैं, प्लांट के हॉर्मोन्स जो हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनमें उनको अफेक्ट कर देते हैं, उनको एक तरीके से उनका काम रोकने का काम करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, ट्यूमर्स का या फिर गॉल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब प्लांट्स में डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्लांट्स जो है पैथोजन से खुद को बचाते हैं, यानी कि अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स का डिफेंस मैकेनिज्म। तो प्लांट्स के पास मेनली टू टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म्स या सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल डिफेंसेस यानी कि फिजिकल। तो प्री एग्जिस्टिंग थिक क्यूटिकल वैक्सी लेयर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ बाग की प्रेजेंट होना। बाग क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, और थिक क्यूटिकल्स यानी कि मोटे मोटे क्यूटिकल की लेयर हो गई, और वैक्सी लेयर्स हो गई। इनका वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स ताकि कोई पैथोजन उनको अटैक ना कर सके। पोस्ट इन्फेक्शन, प्री एग्जिस्टिंग माने जो पहले से ही उनके पास है, पोस्ट इन्फेक्शन माने कि इन्फेक्शन होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉक लेयर्स और टाइलोसिस टू ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन इनसाइड द वेसल्स। यानी कि मान लो इन्फेक्ट कर दिया एक पैथोजन ने प्लांट को, तो प्लांट क्या कर देगा, अंदर की तरफ एक कॉक लेयर बना देगा, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, वो फर्दर अंदर इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉक लेयर्स क्या होती हैं, डेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है इनमें बायोकेमिकल डिफेंसेस। तो इसमें आते हैं फाइटोलेक्सिन्स। ये क्या करते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट तुरंत जो है प्रोड्यूस करते हैं जैसे ही उनको क्या होता है, इन्फेक्ट कर देता है कोई पैथोजन। फिर आते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज यानी कि HR। ये क्या होते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज, ये प्लांट क्या करता है, इसमें अपने ही इन्फेक्टेड सेल्स को मार देता है, और ताकि वो क्या ना हो सके, पैथोजन बाहर के और जो सेल्स है, हेल्दी सेल्स, उनको इन्फेक्ट ना कर। इसमें क्या होगा कि मान लो कोई पैथोजन आया, उसने एक सेल को इन्फेक्ट किया, अब क्या होगा कि इन्फेक्टेड सेल को प्लांट ने खुद ही मार दिया, तो पैथोजन को क्या नहीं मिलेगा,
न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पैथोजन मर गया। अब क्या होगा, जो अदर हेल्दी सेल्स है उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये डिजीज़ बहुत बार पूछी जाती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इस बीमारी में सिम्टम्स क्या आते हैं और किस तरीके से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, एक फंगस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस ये क्या करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं कि सबसे पहले छोटे छोटे क्या होते हैं, पानी से भरे हुए ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के स्पॉट्स लीफ के टिप्स पर बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ह्यूमिड वेदर है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है वेदर में, तो ये जो स्पॉट्स होते हैं ये धीरे धीरे ब्राउन ब्लैक हो जाते हैं और ज़्यादा फैलना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होती है, कॉटनी वाइट कलर की जो है ग्रोथ जो है लीव्स के निचले तल पर जमा होने शुरू हो जाती है। और लास्ट में क्या होता है, जो आलू हैं उनके जो ट्यूबर्स हैं वो सड़ने शुरू हो जाते हैं और ब्राउनिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे हम, ऐसे सीड्स का यूज़ करेंगे जो कि इस बीमारी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, डिजीज़ फ्री। साथ ही साथ बोर्डेक्स मिक्सचर वाले फंगीसाइड्स को हम स्प्रेड करेंगे, छिड़केंगे प्लांट्स में। और साथ ही साथ क्या है, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उनको निकाल के, फील्ड से निकाल कर उनको जला के डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये होता है तरीका। फिर नेक्स्ट डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, जेंथोमोनाज जीनस का ये होता है, जेंथोमोनाज सिट्री। ये क्या करता है, जनरली सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले छोटे गोल पानी से भरे हुए जो स्पॉट्स हैं वो, या फिर लेजन्स हम कहें, वो होते हैं फ्रूट्स में भी, ट्विग्स में और लीव्स में, यानी कि छोटी छोटी ब्रांचेस में हो गया, आपकी जो लीव्स पत्तियाँ हो गई, और जो फ्रूट्स होते हैं मेनली लीव्स और फ्रूट्स में ही ये देखने को मिलता है। तो इनमें क्या होंगे, ये छोटे छोटे वाटरी जो हैं लेजन्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर ये क्या होते हैं, ये स्पॉट्स कॉर्की होने लग जाते हैं, थोड़ा हार्ड होने लग जाता है, ब्राउन कलर के होते हैं, और कैसे थोड़ा और बड़े से दिखने लग जाते हैं। येलो हालो यूजुअली सराउंड्स द स्पॉट्स ऑन द लीव्स, यानी कि ये जो स्पॉट्स हैं उनके आसपास क्या होता है, येलो कलर का थोड़ा सा कलर आने लग जाता है। फिर जो अफेक्टेड फ्रूट्स होते हैं ये थोड़ा गंदे दिखते हैं, तो गंदे दिखने की वजह से क्या है कि कोई भी इनको कस्टमर खरीदेगा नहीं, तो इससे क्या होता है, इनकी वैल्यू थोड़ा डिक्रीज़ हो जाती। इंसानों में ये डिजीज़ नहीं फैलती, पर क्या होता है कि मार्केट वैल्यू इन फ्रूट्स की कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाती है। कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रूनिंग ऑफ द इन्फेक्टेड ट्विग्स एंड बर्निंग दैम। हम क्या करेंगे कि प्रूनिंग माने कटिंग होता है, तो हम जो ट्विग्स होती हैं ना जिनमें लेजन्स हमको मान लो दिखने लग गए, या लीव्स जो भी हमको दिख रही हैं कि इनमें लेजन्स होने लगे, हम उनको काट देंगे ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना फैले। फिर हम क्या करेंगे, कॉपर बेस्ड जो फंगीसाइड्स होते हैं उनका स्प्रे करेंगे, और साथ ही साथ जो भी प्लांट जो ये रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एक क्विक टेबल है जो कि डिजीज़ेस और उनके कॉजेटिव एजेंट्स को याद करने के लिए यूज़फुल है। सबसे पहले है टीएमवी। टीएमवी जो है डिजीज़ वो वायरस की वजह से होती है, जिस वायरस को हम बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट डिजीज़ है विल्ट ऑफ टोमेटो। ये फंजाई की वजह से होती है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ द लूज स्मॉट ऑफ व्हीट, जो कि फंजाई की वजह से होती है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अस्टिलागो न्यूडा। फिर नेक्स्ट डिजीज़ है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो कि फंजाई की वजह से होती है, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है कलेक्टोट्राइकम फैलगाटम। फिर डिफाइन द टर्म्स पैथोजन, होस्ट, सिम्टम्स एंड इंक्यूबेशन पीरियड। इससे पहले हमने पैथोजन भी पढ़ लिए, क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। होस्ट कौन सा होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म पर से क्या होता है, पैरासाइट न्यूट्रिशन ले रहा है,
ठीक। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण। जब भी पैथोजन होस्ट ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है तो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ना कुछ साइंस दिखने लग जाते हैं, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं, यानी कि लक्षण कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशियल इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑन द प्लांट। यानी कि सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि पैथोजन ने होस्ट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट किया, उसके बाद अंदर इन्फेक्शन करने के बाद प्लांट, जो भी प्लांट है या जो भी होस्ट है, उसमें उसकी बॉडी में सिम्टम्स का अपीयर होना, यानी कि इन्फेक्शन का होना और सिम्टम्स का दिखना, ये जो टाइम इंटरवल होता है, यानी कि वो टाइम जब पैथोजन बॉडी में एंटर किया और सिम्टम्स दिखना, ये टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा पीरियड जब पैथोजन मल्टीप्लाई कर रहा है बढ़िया तरीके से बॉडी में होस्ट के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कस द मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स यूज बाय द पैथोजेंस टू अटैक द प्लांट्स। पैथोजेंस कौन से मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं प्लांट्स को अटैक करने के लिए। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है मैकेनिकल फोर्सेस, यानी कि उनमें एपरसोरियम या एपरसोरिया क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं और क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसके सेल वॉल को पंक्चर कर देते हैं और अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर केमिकल वेपन जैसे कि एंजाइम्स का वो यूज़ करते हैं, सेल्यूलेज और पेक्टिनेज, जिससे क्या होगी, सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी प्लांट की और वो अंदर चले जाएंगे। फिर टॉक्सिन होते हैं जैसे कि विक्टोरिन और टैप टॉक्सिन, जो कि क्या करते हैं, होस्ट सेल को डायरेक्टली किल कर देते हैं। फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स में ये को अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हो गए, ऑक्सिन, साइटोसिन, इनको अफेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जो ट्यूमर्स हो गए उनका फॉर्मेशन हो जाता है या फिर प्लांट की हाइट ही रुक जाती है, स्टंट ग्रोथ हम जिसको कहते हैं। अब प्लांट्स में क्या डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म इससे पहले भी हमने पढ़े, प्री एग्जिस्टिंग होते हैं जो कि ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि उनमें थिक वैक्सी क्यूटिकल्स प्रेजेंट होना, बाग प्रेजेंट होना, स्मॉल स्टोमेटा ताकि अंदर कोई भी पैथोजन ना घुसे। साथ ही साथ पोस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के बाद क्या वो करते हैं, वो क्या करते हैं, कॉक लेयर बना लेते हैं। जैसे ही पैथोजन अंदर आया बॉडी प्लांट के अंदर, तो ये क्या करेंगे कि कॉक लेयर बना लेंगे, जिसको हम एब्सिशन लेयर भी बोलेंगे, जो कि एक कट ऑफ का काम करेगा। अब मान लीजिए कि मेरे घर का एक मेन गेट है और उस मेन गेट के अंदर क्या है, एक कुत्ता घुस गया है। अब वो डॉग घुस गया तो वो अंदर किसी को परेशान ना करे और किसी को जो है नुकसान ना पहुंचाए, तो मैंने क्या कर दिया, एक और गेट बना दिया अपने घर के बाहर। तो इस तरीके से प्लांट कर रहा है, प्लांट क्या कर रहा है कि पैथोजन तो घुस गया, लेकिन वो क्या करेगा, अपने अदर सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, ताकि या फिर कॉक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि एक कट ऑफ का या फिर एक बाउंड्री का काम करेगा कि पैथोजन फर्दर एंटर ना कर पाए या फिर इन्फेक्ट ना कर पाए। नेक्स्ट है बायोकेमिकल डिफेंसेस, जैसे कि फाइटोलैक्सिन्स। ये क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज, वही कि अपने जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको प्लांट मार देता है, जिससे क्या हो जाता है कि न्यू जो भी हेल्दी सेल्स हैं वो बचे रह जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका हमने पढ़ लिया था कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, और इसके सिम्टम्स वही कि इसके जो लीफ टिप्स होते हैं या फिर जो फ्रूट हैं, जो ट्विग्स हैं, उनमें क्या होते हैं, स्मॉल वाटर सोक्ड
स्पॉट्स या फिर लेजन्स अपेयर होते हैं। फिर जैसे ही मॉइस्ट वेदर होता है तो क्या होते हैं कि ये स्पॉट्स ब्राउन ब्लैक हो जाते हैं, थोड़े कैसे होते हैं कॉर्की हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और क्या होती है जो ब्राउन ब्लैक ये स्पॉट्स हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो भी पोटैटो प्लांट है उसके लीव्स के निचले हिस्से पर क्या होते हैं कि वाइट कॉटनी सा जाल एक बिछ जाता है फंगस का। फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद जो पोटैटो के ट्यूबर्स हैं अंदर जिसको खाते हैं वो ट्यूबर्स क्या हो जाते हैं, सड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्राउनिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं। कंट्रोल वही डिजीज़ फ्री सीड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उसको फील्ड से निकाल कर उसको जला देंगे साइड पर। फिर सिट्रस कैंकर है, उसका वही कॉजल ऑर्गेनिज्म ज़ेंथोमोनास सिट्री। इसमें भी वही छोटे छोटे लेजन्स और गोल छोटे छोटे पानी से भरे हुए लेजन्स होते हैं। फिर ये धीरे धीरे रफ होने लग जाते हैं, थोड़ा रेज्ड माने थोड़ा उठे हुए से ये होते हैं। फिर क्या हो जाता है कि ये एक स्पॉट्स के सराउंडिंग एक येलो कलर का एक तरीके से समझ लो उसको इनसर्कल करता हुआ एक येलो कलर का वो बन जाती है बाउंड्री सी। हाँ, इसमें जो है प्लांट जो है वो मरता नहीं है या फिर प्लांट को कुछ ऐसा मेजर नुकसान होता नहीं है इससे। पर क्या होता है कि फूड जो भी फ्रूट उसके बनते हैं वो अच्छे नहीं दिखते तो मार्केट में बिकेंगे नहीं। कंट्रोल वही है कि प्रून कर देने, काट देने जो भी इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं, या तो जो इन्फेक्टेड पौधा ही है उसको निकाल के जला दो। फिर क्या कर दो, यूज़ करो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करो, या फिर कॉपर फंगिसाइड्स का यूज़ कर लो। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि टीएमवी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, विल्ट ऑफ टोमेटो, जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ज़्यादातर टीएमवी काफ़ी बार पूछा जाता है। So all the best for your exams and thank you for today.